नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। इस शुभारंभ के साथ ही 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। क्रैश कोर्स के शुभारंभ के बाद में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा और इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे 6 कार्यों से जुड़ी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी दिल्ली से प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज अपना संबोधन दिया जाएगा और कह सकते हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत यहां पर उनकी ओर से की जाएगी, तो कह सकते हैं कि वाकई आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स की ओर से दिन रात मेहनत की गई है तो उन्हें भी अब कह सकते हैं सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा और आने वाले दिनों में और मेहनत के साथ काम करते हुए नजर आएंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, देश में इसकी बहुत आवश्यकता थी और आज ये लॉन्च हो जाएगा। 276 करोड़ की ये योजना है जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लागू करेंगे। और आप देखिए, वर्तमान में और भविष्य में वास्तव में इसकी जरूरत नजर आ रही थी कि हमें एक कुशल नॉन मेडिकल हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखिए जब कोरोना की लहर आई थी तो चिकित्सा के जो संसाधन थे, चाहे ऑक्सीजन हो, आईसीयू, सबकी कमी हो गई थी। लेकिन आप देखिए जैसे अस्थायी रूप में कोविड केयर सेंटर शुरू हुए, वो जगह जगह शुरू हो गए थे, लेकिन मेडिकल कर्मियों की एक कमी की महसूस किया गया था कि हर जगह मेडिकल कर्मी कम हो रहे हैं, उनकी आवश्यकता लगातार लग रही थी सरकार को। तो उसकी एक तैयारी की जा रही है कि जब 1 लाख लोग ऐसे तैयार हो जाएंगे तो अगर संभावित जो तीसरी लहर है तो निश्चित रूप से देश को उसका फायदा मिलेगा। अगर वास्तव में तीसरी लहर आती है और रोगी भारी संख्या में होते हैं तो हमने ऑक्सीजन की तो आपूर्ति कर ली है, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए, स्टोरेज टैंक बना लिए, उसके अलावा आईसीयू बेड खड़े कर लिए, लेकिन अगर मरीज आते हैं तो उन्हें संभालेगा कौन? तो इतनी एक बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। 1 लाख ऐसे कर्मी होनी चाहिए जो डॉक्टरों को असिस्ट कर सके, संभाल सके, इमरजेंसी के समय देश की सेवा कर सके। आप देखिए ऐसी एक योजना कुछ दिन पहले दिल्ली में भी लॉन्च की गई है, जिसके आवेदन शुरू हो गए। 5000 कर्मी दिल्ली सरकार तैयार कर दिए और अब देश के प्रत्येक राज्य में जब ऐसी तैयारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से 111 सेंटर देश के लिए तीसरी कोरोना लहर से निपटने में काम आएंगे। जी प्रीति। प्रशांत, कह सकते हैं कि वाकई इस तरीके से प्रोग्राम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जाएंगे आने वाले दिनों में भी और फिलहाल इसकी भी शुरुआत की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, इससे मनोबल बढ़ता है, देश में भी एक आत्मविश्वास जगता है। आज आप मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं, आपका मन है, आपको दिख रहा है कि देश संकट में है, हमारे देश के लोग संकट में है और कोरोना के कारण लोग प्रभावित हैं, तो काफी लोग आगे आए थे कि हम मदद कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से लोग मदद कर रहे थे, शारीरिक श्रम कर रहे थे, लेकिन अगर वास्तव में उन्हें मौका मिले तो निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में भी लोग मदद करना चाहेंगे। तो ऐसी चीजें होती है जैसे बेसिक केयर सपोर्ट है, होम केयर है कि अगर होम आइसोलेशन पे तो कैसे मदद की जाए। तो जब ये 6 छोटे क्रैश कोर्स कराए जाएंगे उसके बाद 1 लाख लोग तैयार होंगे 26 राज्यों में, तो निश्चित रूप से आत्मबल भी लोगों में बढ़ेगा और एक आम जनता में भी विश्वास होगा कि हमारे पास इतने ज्यादा लोग हैं कि अगर कोई संकट आता है तो वो हमें संभाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए इससे रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों में सेल्फ डिपेंडेंस भी बढ़ेगा और एक बहुत बेहतरीन काम हो रहा है जिसके जरिए देश कोरोना की तीसरी लहर की संभावित तैयारियां अभी से शुरू कर रहा है। देखिए प्रशांत, जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसी ही एक पहल दिल्ली में की गई थी और अब कह सकते हैं कि 111 जगहों पर प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। कह सकते हैं कि वाकई ही दिल्ली और तमाम राज्यों में जहां आज इसकी शुरुआत होगी वहां पर अगर सही तरीके से ये प्रोग्राम जो है काम करता हुआ नजर आया, जिस उम्मीद के साथ इसकी शुरुआत की गई थी वो उम्मीद पूरी होती हुई नजर आई, तो उम्मीद कर सकते हैं कि और राज्य जो है वहां के सीएम जो है वो भी इस बारे में सोचेंगे, अपने अपने राज्य में वो अपने स्तर पर इस तरीके से प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत,
जी बिल्कुल, देखिए आज भारत सरकार इसको चालू कर रही है। भारत सरकार के प्रधानमंत्रियों, चाहे केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हो, इसको आज शुरू करेंगे। तो 26 राज्यों में जो 111 ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि भारत सरकार पूरे देश में काम करेगी, लेकिन राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कर सकती है। जैसे दिल्ली में राज्य सरकार कर रही है, 5,000 लोगों को ट्रेनिंग देने का वो लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए 17 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। 28 जून से इसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी और 5,000 लोग तैयार करेंगे जो हेल्थ असिस्टेंट के रूप में डॉक्टरों का सहयोग करेंगे और अगर ऐसी कोई संभावित महामारी फैलती है या कोई समस्या आती है तो सपोर्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए राज्य सरकार भी इस ओर ध्यान दे सकती है कि जब केंद्र सरकार इस ओर कर रहा है, हालांकि 1 लाख बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो अपने राज्य के लोगों को एक बेसिक प्रोग्राम दे सकते हैं जिसके जरिए एक रोजगार भी लोगों को मिलेगा और एक सही नॉलेज मिलेगी। क्योंकि आप देखिए आजकल इंटरनेट के जरिए लोग भ्रामक प्रचार के झांसे में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के दौरान आप देखिए लोग तरह तरह प्रयोग करके देख रहे थे, तो वो प्रयोग नहीं होंगे और लोगों को सही जानकारी मिलेगी और एक हेल्थ असिस्टेंट के रूप में एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश का होगा वो मजबूत होगा। जी प्रीति जी, चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट ट्विटर के बीच का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तरफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्विटर के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, तो गाजियाबाद पुलिस ने भी एक बुजुर्ग की वायरल वीडियो के संबंध में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है। ताजा घटनाक्रम में अब गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को यहां पर नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस को भेजते हुए गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी से यह कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज करवाए। साथ ही मनीष माहेश्वरी को ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं, इसी वजह से उन्हें यहां पर नोटिस दिया गया। तो आपको बता दें, ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को यहां पर गाजियाबाद पुलिस की ओर से नोटिस भेजा गया है और ट्विटर के खिलाफ यहां पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 दिन पहले गाजियाबाद से एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से लगातार तमाम राजनीतिक दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चला था और ट्विटर के माध्यम से यहां पर तमाम राजनीतिक नेताओं ने हिंसा फैलाने की कोशिश करी थी। उसी को लेकर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि ट्विटर के पास ये राइट्स है कि अगर किसी चीज की सत्यता उसे पता है और उसके बावजूद भी ट्विटर का उपयोग करके नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, हिंसात्मक चीजें जो हैं उन्हें यहां पर उकसाया जाता है, तो उसके खिलाफ ट्विटर एक्शन ले सकता है। ट्विटर यहां पर उनके जो अकाउंट है उनको यहां पर ब्लॉक कर सकता है, लेकिन इस बार ट्विटर की ओर से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि गाजियाबाद का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से जो ट्वीट किए गए थे, तो कई जगहों पर हिंसा की खबरें कह सकते हैं कि देखने को मिली थी, नकारात्मकता यहां पर फैलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो सच्चाई थी वो कुछ और ही निकलकर सामने आई है। तो इस बात से कह सकते हैं केंद्र सरकार ट्विटर से काफी नाराज है। उसी को लेकर गाजियाबाद में एफआईआर ट्विटर को लेकर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई पिछले 2-3 दिन से लगातार ये मामला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली एफआईआर भी इसको लेकर दर्ज कर दी गई थी ट्विटर के खिलाफ और अब कह सकते हैं कि इंडिया में ट्विटर के जो एमडी है मनीष माहेश्वरी, उसको यहाँ पर 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और यहाँ पर वापस आके गाजियाबाद में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। तो कह सकते हैं कि वाकई मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए, जो कि गाजियाबाद के लोनी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और जिन 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, मामला था कि गाजियाबाद के एक बुजुर्ग के साथ अभद्रता का जो मामला था उसको गलत तरीके से, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से उसको रीट्वीट और ट्वीट किया गया था। उस मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें एक ट्विटर इंडिया भी था। ट्विटर इंडिया के जो एमडी है मनीष माहेश्वरी, उनको उनके मुंबई स्थित कार्यालय पर नोटिस भेजा गया है और उनसे कहा गया कि आप 1 हफ्ते में आकर के अपना जवाब दाखिल करिए।
उनसे 12 बिंदु ऐसे हैं जिस पर उनसे जवाब मांगा गया है। उसमें पूछा गया है उनसे कि कितने लोगों ने इस मामले को इस तरह से ट्वीट किया, कितने लोगों ने रीट्वीट किया, इसकी पूरी लिस्ट आप लेकर के आइए। अब 1 हफ्ते के अंदर उनको यहाँ पर लोनी थाने में आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। तो कह सकते हैं कि वाकई मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब देखने वाली बात होगी कि मनीष माहेश्वरी की ओर से 1 हफ्ते के अंदर क्या कुछ जवाब यहाँ पर दिया जाता है। जी हाँ, उसके बाद पुलिस अपना अगला एक्शन लेगी। इसमें गिरफ्तारी जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले नोटिस देकर जो सीआरपीसी की धारा है उसके तहत नोटिस देकर के पूछताछ की जाती है। जवाब फिर जब पूछताछ लेकिन विवेक देखने वाली बात यह है ना कि जब से केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को यहाँ पर कह सकते हैं कि हिदायत दी गई है या फिर उसके एमडी को नोटिस दिया गया है, उसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो वो यहाँ पर सरकार पर काफी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि बीजेपी की ओर से अगर इस तरीके से कोई ट्वीट किया जाता है तब तो इस तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब ये घटना निकलकर सामने आई है, इसको लेकर विपक्षी पार्टियां ट्वीट कर रही है, तो कहीं जाकर केंद्र सरकार को कह सकते हैं कि अब लग रहा है कि वाकई ट्विटर जो है उसको लेकर कोई शर्तें लागू करनी चाहिए। देखिए प्रीति, सरकार ने एक कानून बनाया था और उस कानून के तहत जो ट्विटर और इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म है उनको मध्यस्थ इकाई का दर्जा दिया गया था। मध्यस्थ इकाई का दर्जे का मतलब ये है कि जैसे कि किसी ने कोई चीज अपने आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए लिख दी तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको जो जानकारी है वो आप सरकार को मुहैया करा दीजिए, आपके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज हो सकता। लेकिन जो नया नियम बना है उसको मानने से ट्विटर इंडिया ने और ट्विटर ने मना कर दिया, इसलिए जो मध्यस्थ इकाई दर्जा के तहत उनको जो सुरक्षा कवच मिला हुआ था, यानी कि उन पर केस नहीं दर्ज किया जा सकता, वो खत्म हो गया 26 मई से। तो अब जो केस ट्विटर इंडिया के खिलाफ दर्ज किया गया है, इसमें इनको किसी तरह का लीगल कवच जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिल सकता, लिहाजा उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और जैसे एक आम आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर सकती है, उसी तरह से अब ट्विटर के खिलाफ भी होगी और वही सारी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। ठीक है, चलिए विवेक, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से चुनाव हारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा प्रत्याशी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई है। ममता ने नंदीग्राम से पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करी है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बंगाल में 8 चरणों में हुए चुनाव के बाद में 2 मई को रिजल्ट आए थे। इसमें सबकी निगाहें राज्य की हॉट सीट यानी कि नंदीग्राम पर टिकी हुई थी। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी और कभी ममता के बेहद खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने रोमांचक मुकाबले में उन्हें 1956 वोटों से हरा दिया। ये इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला। गौरतलब है कि 46 दिन बाद में ममता बनर्जी ने चुनाव में इस जीत को लेकर चुनौती दी है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई है। उस याचिका को लेकर आज सुनवाई होगी। नंदीग्राम सीट की चुनाव प्रक्रिया को लेकर यहां पर ममता बनर्जी की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, इस बार सबसे हॉट सीट नंदीग्राम मानी जा रही थी। उसको लेकर मुकाबला भी काफी रोचक यहां पर देखने को मिला था। जिस तरीके से लगातार ये बताने की कोशिश भी हम आपको कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी एक वक्त में ममता बनर्जी के काफी खास माने जाते थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आए उसके बाद में उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि शुरुआत में जैसे जैसे चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आ रहे थे, जो रुझान सामने आ रहे थे, उसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से जीतती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कह सकते हैं कि वाकई ही उसके बाद में जब और भी यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया थी उसके बाद में अपनाई गई, तो लगातार कह सकते हैं कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के हारने की खबरें सामने आई। रुझान में वो आगे चलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट आया तो शुभेंदु अधिकारी वहां से लगभग 1900 के आसपास वोटों से जीतते हुए नजर आए। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से उस वक्त इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 46 दिन बाद यानी कि 2 मई के
बाद में जब रिजल्ट आया उसके बाद 40 दिन बाद यहां पर ममता बनर्जी की ओर से इस मामले को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जानना चाहेंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से नंदीग्राम में जो भी चुनावी प्रक्रिया अपनाई गई थी उसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई है, आज सुनवाई होने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस मामले को लेकर। चुनाव हुए थे उस दिन ही ममता बनर्जी की तरफ से रिजल्ट को लेकर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था चुनाव अधिकारी के समक्ष। और उस दिन जैसे कि चुनाव की प्रक्रिया होती है कि अगर गणना में कोई कमी रह जाती है तो प्रार्थी की तरफ से उसको पुनर्गणना का अधिकार होता है। यह निर्भर करता है चुनाव अधिकारी के ऊपर कि वह पुनर्गणना करवाए या नहीं करवाए। तो उस दिन पुनर्गणना के लिए चुनाव अधिकारी ने सिरे से नकार दिया था और उसके बाद जब चुनाव के बाद मतगणना के बाद जब रिजल्ट आ गए और उसके बाद शाम को जब ममता बनर्जी का संबोधन हुआ तो उस समय ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं जनता के प्यार और आशीर्वाद को स्वीकार करती हूँ, नंदीग्राम मेरी सीट रही है और मैं यहाँ से अब ये चुनाव हार गई हूँ, लेकिन मुझे ये हार जीत ये स्वीकार है और वो उन्होंने उसको सिरे से टाल दिया था। अब अचानक से नंदीग्राम को लेकर शुभेंदु अधिकारी के परिणाम को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से एक प्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिनमें उन्होंने चुनाव के जो परिणाम है उनको लेकर, ईवीएम की मशीन के साथ छेड़छाड़ को लेकर और अन्य बातों को लेकर उन्होंने अपनी याचिका दायर की है। यह याचिका की सुनवाई आज संभावित हो सकती है। साथ ही मैं यह बता देता हूं कि ये जो चुनावी प्रक्रिया है जिसमें उन्होंने अपनी याचिका दायर की है, यह अनायास ही नहीं हुई है। इसके लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने देखा कि जो बड़े चुनाव राजनेता थे बीजेपी से जुड़े हुए, वो बंगाल में जो है टीएमसी का दामन थाम लेते हैं। उसके बाद भवानीपुर से जो टीएमसी के विधायक है वो अपनी सीट छोड़ देते हैं ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अब 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है, जीतना है, तभी वह उस पद पर रह पाएंगे, मुख्यमंत्री पद पर। तो एक तरीके से जमीन तैयार की जा रही है ताकि जनता की भावनाओं को जोड़कर, संवेदनाओं को जोड़कर जो है मुख्यमंत्री को वहां पर ममता बनर्जी को लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। तो गौरव, कह सकते हैं जिस तरीके से आपने बताया कि 6 महीने के अंदर हर हाल में यहाँ पर ममता बनर्जी को किसी एक सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, तब भी कह सकते हैं कि वो सीएम कुर्सी पर बरकरार रह सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी ममता बनर्जी के लिए एक टेंशन की बात है और ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि 40 दिन बाद उनकी ओर से याचिका लगाई गई है, क्योंकि उनको लगता है अगर वाकई नंदीग्राम से सीट वो जीत जाती है तो उनके लिए आसानी होगी, ये टेंशन भी खत्म होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें कोई चुनाव जीतना है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यह इसी प्लान के तहत किया गया और चूंकि वोट का अंतर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 वोटों का बात है, क्योंकि ममता बनर्जी को इस चुनाव में जो वोट मिले थे उनमें और शुभेंदु अधिकारी के वोट में कोई ज्यादा फर्क नहीं होने के कारण यह प्ली दायर की गई है। और इस प्ली में अगर कहीं निर्णय निकलता है, पुनर्गणना की बात आती है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, हाईकोर्ट निर्णय दे सकता है कि इसमें पुनर्गणना करवाई जाए, और अगर करवाई जाती है और वहां पर परिणाम ममता बनर्जी के फेवर में आ जाते हैं तो उनको एक पॉजिटिव सेंस वहां पर मिलेगा। जी चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।